प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा उम्मीद किया जा रहा था, उम्मीद के मुताबिक ही आज स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, ऑलमोस्ट सभी जगह बहुत अच्छा तेजी रहा। ज़्यादातर सेक्टर्स को आप देख सकते हैं ना, बहुत अच्छे रिटर्न्स, थीम्स ज़्यादातर बहुत अच्छे रिटर्न, ज़्यादातर स्टॉक्स के अच्छे रिटर्न्स। ओवरऑल मार्केट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। तो यहाँ पे अब हमें ये जानना होगा कि देखिए, इश्यूज़ तो बहुत सारे थे जो कि हम पिछले वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया था। तो क्या वो सारे इश्यूज़ ख़त्म हो गए? क्योंकि फ्राइडे को भी मार्केट बहुत अच्छा रहा, आज मंडे को भी मार्केट बहुत अच्छा रहा। क्या आगे इसी तरह से मार्केट ऊपर जाता रहेगा? सबसे पहले समझ लेते हैं कि मार्केट गिर क्यों रहा था, और जिस कारण से गिर रहा था क्या वो कारण ख़त्म हो गया या अभी तक बना हुआ है। तो देखिए, मार्केट में सबसे बड़ा इशू क्या है? वैल्यूएशंस का। तो सबसे पहले वैल्यूएशन समझ लेते हैं कि क्या वैल्यूएशंस फिलहाल पहले के मुकाबले अट्रैक्टिव हुआ है क्या। यहाँ पे आप इंडाइसिस का ट्रेलिंग पी रेशियो चेक कर सकते हैं। तो देखिए, निफ्टी 50 22 स्लाइटली ओवर वैल्यूड, 20 के आसपास आ जाए तो बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन ज़्यादा नहीं है, इतना ओवर वैल्यूएशन चलता है, स्लाइटली ओवर वैल्यूड है। लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, वहाँ पे वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, अभी भी बहुत ज़्यादा है। लाइक मिड कैप 41 30 के आसपास अगर आ जाए तो ठीक ठाक हो जाएगा। निफ्टी स्मॉल कैप अगर आप देखें ना, तो स्मॉल कैप का मोस्टली ज़्यादातर केसेस वैल्यूएशंस आप देखेंगे तो लार्ज कैप से कम होता है। बहुत कम केसेस में लार्ज कैप के आसपास होता है या फिर ज़्यादा होता है, और अभी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ऑफकोर्स यहाँ भी गिरावट की काफ़ी गुंजाइश है। तो वैल्यूएशन तो अभी भी ज़्यादा है। दूसरे रीजंस क्या थे? अर्निंग ग्रोथ बिल्कुल नहीं आ रहा था, सेकेंड क्वार्टर बहुत पुअर था। तो मोस्टली ज़्यादातर कंपनीज़ का अर्निंग आ चुका है। तो वहाँ पे एटलीस्ट है कि जो भी निगेटिविटी था स्टॉक मार्केट ने प्राइस इन कर लिया है। अब स्टॉक मार्केट वेट करेगा ना जैन का, वहाँ से फिर Q3 का अर्निंग आने लगेगा। और मोस्टली अगर आप अक्टूबर मंथ देखें या फिर नवंबर मंथ देखें ना, खासकर अक्टूबर मंथ जब फेस्टिवल सीजन था, तो ज़्यादातर जो पैरामीटर्स थे जो कि लास्ट क्वार्टर में बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा था, वहाँ पे काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आया है। कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट आया, ऑफ कोर्स हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके कारण ऐसा लगता है कि Q2 में जो अर्निंग बहुत तेज़ी से गिरा ज़्यादातर कंपनीज़ का, वहाँ पर आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सब कुछ बहुत तेज़ी से ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, पहले के मुकाबले इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, और Q4 जनरली ज़्यादातर केसेस में अच्छा ही होता है। तो H2 से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पहले के मुकाबले इम्प्रूवमेंट होगा। तो ऑफकोर्स मार्केट तो पहले डिस्काउंट करता है, तो वहाँ पे ऑफकोर्स निगेटिविटी बहुत था अर्निंग फ्रंट पे। लेकिन हाँ, थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग अगर आप देखें तो वहाँ पे थोड़ा पॉजिटिविटी है उसके कारण। इसके बाद FIIs का सेलिंग अभी भी चल रहा है, ठीक है। अक्टूबर में पूरा चला, नवंबर में पूरा चल रहा है, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ और दिनों तक चलता रहेगा। लेकिन देखिए, इसका भी एक लिमिट है। हाँ, बहुत ज़्यादा बिकवाली हो चुका है यहाँ पे मोस्टली, क्योंकि अब आप अमाउंट भी देखेंगे ना, FII जो अक्टूबर में बेच रहे थे जिस तरह से, और अभी का अमाउंट देखेंगे तो पहले के मुकाबले बहुत कमी आया है। और धीरे धीरे ऑफकोर्स ये बंद भी होगा, ऐसा नहीं कि हमेशा चलता रहेगा। और मोस्टली दिसंबर में, आपको पता है ना, दिसंबर से पहले अपने बुक्स को क्लियर आउट करते हैं, जो भी बाय सेल करना है करके क्लोज डाउन करेंगे। मोस्टली 15 दिसंबर के बाद से तो काम धंधा भी काफ़ी हद तक उनका बंद हो जाता है, हॉलीडे मूड में जाएंगे। उसके बाद जैन में आकर फिर अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो सब देखकर FII फ्रंट पे भी लगता है कि भाई ज़्यादातर जो होना था हो चुका, थोड़ा बहुत शायद यहाँ से होगा, कोई बहुत ज़्यादा सेलिंग यहाँ से नहीं आना चाहिए। इसके अलावा और क्या डिस्कशन है? जियोपॉलिटिकल टेंशंस, तो वो तो अभी बना हुआ है। इनफैक्ट मतलब अगर आप यूक्रेन और रसिया का देखें तो पहले के मुकाबले थोड़ा एस्केलेशन आया है, थोड़े मैटर्स वहाँ पे वर्स हुए हैं। तो ये सब इश्यूज़ हैं। बट हाँ, ज़्यादातर अगर आप देखें वैल्यूएशन वहीं पे है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा गिरावट आए। ऑल्दो स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट 10% ज़्यादातर केसेस में आप देखेंगे गिरा है। कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स तो 30 40 50% गिरे हैं। लेकिन वैल्यूएशन फ्रंट पे ऑफकोर्स लार्ज कैप ही थोड़ा रीजनेबल है, मिड कैप, स्मॉल कैप अभी भी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। तो देखिए, जब भी आप वैल्यूएशन देखते हैं ना, तो वहाँ पे पी रेशियो हम देख रहे हैं। तो पी रेशियो का कंपोनेंट क्या होता है? ऊपर होता है प्राइस, पी फॉर प्राइस, और नीचे होता है अर्निंग्स, मतलब अर्निंग पर शेयर, प्रॉफिट पर शेयर। तो यहाँ पे पी रेशियो को कम करने का क्या तरीका है? या तो स्टॉक मार्केट और गिर जाए तो उससे आपका पी जो प्राइस है वो कम हो जाएगा। मतलब अगर स्टॉक गिर जाता है तो ऑफकोर्स उसका प्राइस कम होगा ना। तो अगर आप प्राइस कम कर देंगे तो उसके कारण पी रेशियो कम होगा। और दूसरा क्या है? अर्निंग्स। अगर आप प्रॉफिट बढ़ा देंगे कंपनी का, तो उसके कारण भी, क्योंकि प्रॉफिट नीचे आता है, P डिवाइडेड बाई E है, तो अगर अर्निंग या प्रॉफिट आप बढ़ा देते हैं तो उसके कारण भी पी रेशियो आपका थोड़ा अट्रैक्टिव होगा। तो यहाँ पे देखिए, स्टॉक मार्केट तो थोड़ा गिर चुका है ऑलरेडी। यहाँ से ऑफकोर्स थोड़ा और गिरावट आए तो उसके कारण वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव होंगे। और साथ ही
थर्ड क्वार्टर का अगर अर्निंग ग्रोथ अच्छा आता है, कंपनीज का प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा आता है, तो उसके कारण भी वैल्यूएशंस काफ़ी हद तक रीजनेबल होंगे। तो यहाँ पे ये इश्यूज थे। तो अभी मार्केट क्यों अचानक ऊपर जाने लगा? तो मोस्टली सेंटिमेंट। देखिए शॉर्ट टर्म में ऐसे ही काम करता है स्टॉक मार्केट, इसीलिए मैंने हमेशा बताया ना, शॉर्ट टर्म प्योर लक है। कोई भी गेस नहीं कर सकता है कि आज क्या होगा, कल क्या होगा, एक दो दिन के बाद क्या होगा। स्टॉक मार्केट मीडियम टू लॉन्ग टर्म का गेम है। तो पहले तो कितना ज़्यादा निगेटिविटी था और ऑल ऑफ अ सडन फ्राइडे को मार्केट तेज़ी से ऊपर गया, जबकि फ्राइडे को तो मतलब महाराष्ट्र में भी ऐसा नहीं, कोई तो ऐसा कॉन्फिडेंटली नहीं बोल रहा था कि जीत ही जाएगा, मतलब करंट जो गवर्नमेंट है वही वापस आएगा। लेकिन यही मार्केट है ना, मार्केट को समहाउ ये आइडिया हुआ कि नहीं भाई मोस्टली ये गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगा, तो फ्राइडे से ही मार्केट तेज़ी से ऊपर गया और उसके बाद रिजल्ट बहुत अच्छा आया, तो उसके कारण आज मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ऑफकोर्स ये जो तेज़ी का मोमेंटम है थोड़ा तो हम और एक्सपेक्ट कर सकते हैं, गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है, इसीलिए तो स्टॉक मार्केट है ना, शॉर्ट टर्म प्योर लक। तो यहाँ पे देखिए जो भी इश्यूज बने हुए थे हैं, लेकिन हाँ थोड़ा पॉजिटिविटी ऑफकोर्स है कि भाई जो भी बुरा होना था अर्निंग फ्रंट पे वो हो चुका है। ठीक है, ज़्यादातर जो बड़ी कंपनीज है सबका रिजल्ट आ चुका है, जो होना था हो चुका, स्टॉक मार्केट ने उसे प्राइस इन भी कर लिया है। ठीक है, यहाँ से अब उसके कारण कोई खास गिरावट एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। मोस्टली वही जो FIIs का सेलिंग चल रहा है उसके कारण थोड़ा बहुत और गिरावट आ सकता है। और ऑफकोर्स यहाँ पे देखिए FIIs वापस भी आएंगे। मैं ये बोल रहा हूँ, एक बार FIIs ने बेचना थोड़ा कम कर दिया ना, या फिर रोक दिया, या फिर वापस आने लगे, फिर देखिएगा स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा तेज़ी आने लगेगा। उसी तरह से मिड कैप स्मॉल कैप में जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने पैसा रखा हुआ है अभी भी कैश में, तो एक बार थोड़ा और अट्रैक्टिव हो जाएगा मार्केट, या फिर जैन में जब देखेंगे कि अर्निंग ग्रोथ आने लगा थोड़ा बहुत, फिर से पूरा पैसा डिप्लॉय होगा और मार्केट का परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले इम्प्रूव होगा। यहाँ पे सिर्फ वही एवरेजिंग, देखिए एवरेज रिटर्न्स आपको ध्यान में रखना है ना, काफ़ी समय से कोविड के बाद से लगातार अच्छा परफॉर्मेंस, तो ऑफकोर्स मार्केट थोड़ा एवरेज आउट करेगा ना। मतलब ये FD तो है नहीं कि गारंटीड रिटर्न है कि इतना आपको हर एक ईयर आपको इतना रिटर्न मिलेगा। स्टॉक मार्केट है, वोलाटाइल होता है, तो बहुत ज़्यादा रिटर्न आ चुका था, वैल्यूएशन ज़्यादा हो चुका था। तो और अगर आप GDP वाइज देखें तो GDP का मेजर कंपोनेंट क्या होता है? सबसे बड़ा होता है कंजम्पशन। तो कंजम्पशन सही बात है हिट हुआ, बुरी तरह से हिट हुआ, इसीलिए कंपनीज का परफॉर्मेंस भी हिट हुआ। कंजम्पशन हिट होने के रीजंस क्या थे? सबसे बड़ा तो इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन फ्रंट पे बड़ी खबर ये है कि इन्फ्लेशन मोस्टली नवंबर का भी थोड़ा बढ़कर आएगा, लेकिन दिसंबर ऑनवर्ड्स मोस्टली रीजनेबल हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर जाते जाते तक काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाएगा। 4.5 के आसपास, 4 तो नहीं जाएगा अभी, 4.5 के आसपास। तो देखिए अभी मानसून ठीक ठाक रहा है हमारा, तो जो खरीफ फसल था ठीक ठाक वहाँ पे हुआ है, मतलब जो ईल्ड आ रहा है अच्छा आ रहा है। रबी का भी रबी भी जो फसल लगाया जाता है विंटर में लगाया जाता है, तो वो भी ठीक ठाक है। तो उसके कारण ऐसा लगता है कि आने वाले, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन के कारण इन्फ्लेशन हमारा ऊपर जा रहा है ना, तो फूड इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक आने वाले समय में कंट्रोल में आएगा। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो कंजम्पशन पैटर्न है वो भी चेंज होगा। मतलब अभी रूरल तो बहुत अच्छा करने लगा ना, पहले वहाँ डाउन था, अर्बन में प्रॉब्लम आ रहा है। तो अर्बन में क्यों प्रॉब्लम आ रहा है? पेंट अप डिमांड। मैंने आपको बताया था ना, कोविड के समय 2 साल तक कोई खर्च नहीं किया, तो ऑफकोर्स उसके बाद आप खर्च करेंगे ना। ज़्यादातर लोग घूमने गए, एरोप्लेन से घूमा, कार बस से घूमा, उसके बाद होटल्स में आप गए, उसके बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आपने बहुत खरीदा, कपड़े नहीं खरीदे थे आपने कपड़े खरीदे ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद कार का बिक्री हुआ। तो ये सब है पेंट अप डिमांड। उसके बाद ऑफकोर्स सिक्लिकल है, थोड़ा फिर स्लो डाउन आया कंजम्पशन में, वही चल रहा है, थोड़ा नॉर्मलाइज कर रहा है। नॉर्मलाइज करने के बाद अभी भी देखेंगे ना, इन्फ्लेशन का फ़र्क आप ऐसे देख सकते हैं कि जो भी महंगे सामान है, महंगा घर हो, महंगा कार हो, अभी भी बिक रहा है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जो बहुत अमीर लोग हैं, इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा नीचे जो लोग हैं, मतलब इनकम वाइज मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पे इन्फ्लेशन का फ़र्क पड़ जाता है। तो इन्फ्लेशन भी जैसे जैसे कंट्रोल में आने लगेगा ना, तो यहाँ पे ये जो प्रेशर आ रहा है उसे आप देखें काफ़ी हद तक कंट्रोल में आएगा। तो GDP का सबसे बड़ा कंपोनेंट कंजम्पशन ऑलमोस्ट 60%, तो वहाँ पे जो बुरा होना था मोस्टली ऐसा लगता है कि हो चुका है। यहाँ से ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा चमत्कार होगा, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन हाँ पहले के मुकाबले थोड़ा इंप्रूवमेंट आएगा। सेकंड मेजर कंपोनेंट क्या है? वो है इन्वेस्टमेंट्स, प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट्स। तो वहाँ पे भी ऑफकोर्स पहले के मुकाबले तो पिकअप आया है ना, लेकिन हाँ जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है उतना ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन हाँ जैसे कंजम्पशन अगर वापस आने लगा है ना, कंपनीज़ को लगता है कि नहीं भाई अब कंजम्पशन वापस आ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, तो नेचुरली वहाँ भी कैपिटल एक्सपेंडिचर प्राइवेट सेक्टर भी और बढ़ाएगा, तो ये भी थोड़ा पिकअप पड़ेगा। उसके बाद थर्ड है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अबाउट 10% के आसपास। तो यहाँ भी इलेक्शंस के कारण ऑलमोस्ट उधर 3-4 मंथ्स कुछ नहीं हो पाया था, लेकिन वहाँ भी पिकअप आ रहा है, तो इसका भी एक पॉजिटिव इफेक्ट ओवरऑल इकोनॉमी पे पड़ेगा। और फोर्थ कंपोनेंट होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट।
तो देखिए वहाँ तो शॉर्ट टर्म में तो फिलहाल प्रॉब्लम ही रहेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कोई बहुत ज़्यादा, इंपोर्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ऑफ कोर्स इंडिया थोड़ा परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है पहले के मुकाबले, और एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि बाहर हालात अभी भी कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। इंटरेस्ट रेट कट एक बार थोड़ा ठीक ठाक हो जाएगा, इकोनॉमी में थोड़ा और बूस्टअप मिलेगा फॉरेन में जो भी कंट्रीज़ है वहाँ पे, तो आप देखेंगे एक्सपोर्ट भी इंडिया का बढ़ेगा टाइम टू टाइम। बट वहाँ बहुत ज़्यादा फिलहाल कुछ नहीं होने जा रहा है। तो मोस्टली कंजम्पशन, यस, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में थोड़ा और इम्प्रूवमेंट आएगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है, आने वाले समय में और बढ़ेगा क्योंकि 3-4 महीने से काम नहीं हुआ है। प्राइवेट का जो कैपेक्स है वो भी ऑफ कोर्स समय के साथ बढ़ रहा है और ज़्यादा बढ़ेगा। तो मोस्टली इन इश्यूज़ को, मतलब ये जो कुछ भी हमने डिटेल्स डिस्कस किया उसको देखकर ऐसा लगता है कि धीरे धीरे जो भी इश्यूज़ थे, जो मोस्टली जो बैड फेज था, मोस्टली ऐसा लगता है कि वो क्रॉस कर चुके हैं हम, और यहाँ से फिर थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा। बट हाँ, मैंने जैसा बताया ना, बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आइडियली हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ से स्टॉक मार्केट लार्ज कैप अगर 5% के आसपास गिर जाए, मिड कैप स्मॉल कैप 10% के आसपास गिर जाए, वहाँ से ऑफ कोर्स फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिटर्न्स आना चाहिए वहाँ से। लेकिन अब मान लीजिए मार्केट यहाँ से नहीं गिरता, यहीं से ऊपर जाने लगता है, तो वैल्यूएशंस तो अभी भी ज़्यादा है, ऊपर जाएगा कुछ समय फिर से गिर जाएगा, ठीक है। और तो इस तरह से आप इसको देखें तो अच्छा यही होगा, मैंने पहले ही बताया ना, थोड़ा बहुत यहाँ से गिर जाए, वैल्यूएशंस थोड़ा रीजनेबल हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर का अगर अर्निंग ग्रोथ थोड़ा इंप्रूव होकर आता है तो मार्केट वहाँ से ऊपर जाएगा, फिर एफआईआईज़ का भी पैसा आने लगेगा जन से, उस तरह से देखें। लेकिन मान लीजिए मार्केट यहीं से ऊपर जाने लगता है तो वैल्यूएशन ज़्यादा ये सस्टेनेबल नहीं है, फिर गिरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है क्योंकि अर्निंग मैं बोल रहा हूँ बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा जिसके कारण वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो जाएगा, थोड़ा बहुत बढ़ेगा। तो देखते हैं कैसा जाता है। बट हाँ, ओवरऑल देखिए, अगेन शॉर्ट टर्म में तो फ़र्क नहीं पड़ता है ना, मतलब जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट करते वक्त सिर्फ एक चीज़ ध्यान देना है कि इन्वेस्टमेंट करते वक्त एक तो होता है टाइम इन द मार्केट और दूसरा होता है टाइमिंग द मार्केट। तो टाइमिंग के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, हमेशा टाइम इन द मार्केट, क्योंकि इन दोनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है टाइम इन द मार्केट। अगर आप पैसे को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं ना, 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स, तो टाइम इन द मार्केट ही काम आएगा। टाइमिंग द मार्केट में भी 5-10% 20%, उतना ज़्यादा आप बना कर भी क्या कर लेंगे। हाँ, आपके लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा चेंज आने नहीं जा रहा है, तो इसीलिए टाइम इन द मार्केट दे, 10 ईयर 20 ईयर इस तरह का होराइजन बनाएं और वहाँ इन्वेस्टमेंट करें ताकि पैसे को कई गुना बढ़ा सकें। तो वहाँ पे देखिए इंडिया में अभी भी कोई इश्यूज़ फ़िलहाल नहीं लग रहा है। जो भी रिपोर्ट्स आप पढ़ेंगे, मतलब सिर्फ इंडिया की बात नहीं बोल रहा हूँ, जो एक्सटर्नल बाहर के एजेंसीज़ हैं वहाँ उनका भी अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले कई साल इंडिया के लिए अच्छे होंगे। ओवरऑल हमारा जीडीपी ग्रोथ भी ठीक ठाक होगा रिलेटिवली ऑफ कोर्स, और ज़्यादातर पैरामीटर्स में हम अच्छा करेंगे। अदानी ग्रुप से रिलेटेड भी आप लोग के क्वेरीज आए थे। इनफैक्ट आप लोग जानना चाहते थे डीप स्टेट क्या होता है ना, यूएस में भी आप लोगों ने सुना, इंडिया में भी बहुत आजकल ये वर्ड यूज़ होता है, डीप स्टेट क्या होता है। तो स्लाइटली मैं इसे कवर करूँगा डिटेल में, तो ऑफ कोर्स इसके लिए कुछ वीडियोज़ अलग से, कुछ डिटेल वीडियोज़ बनाने पड़ेंगे, बहुत ब्रॉड टॉपिक है। देखिए अदानी ग्रुप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में है, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर तो इंडिया में अभी कुछ काफ़ी कम है ना, तो उस मामले में तो ग्रोथ पोटेंशियल वाइज तो ह्यूज है क्योंकि मोस्टली ये ग्रुप इंफ्रास्ट्रक्चर में है, ठीक है। तो वहाँ पे तो बिल्कुल पॉजिटिविटी है, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि देखिए प्रॉब्लम क्या है कि अभी जैसे इलॉन मस्क, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था ना कि भाई रिपब्लिकन के साथ अभी हैं, तो एक जुड़ाव आता है वहाँ पे, लगता है कि नहीं भाई जो भी अपोजिशन वाले हैं पसंद नहीं करेंगे उनको। इंडिया में जैसे अदानी ग्रुप है तो अदानी ग्रुप के लिए माना जाता है कि भाई जो करंट गवर्नमेंट है उसके साथ थोड़ा इनका नज़दीकी है, तो उसके कारण ऑफ कोर्स अपोजिशन वाले इन्हें पसंद नहीं करेंगे। खास और साथ ही जो दूसरे कंट्रीज़ में, वैसे कंट्रीज़ जो कि इंडिया का जो करंट गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा पसंद नहीं करता है किसी कारण से, तो वहाँ अभी ऑफ कोर्स इस ग्रुप को इश्यूज़ आएंगे। देखिए यूएस में प्रॉब्लम आया, उसके बाद केनिया ने, पता चला केनिया ने कैंसिल कर दिया इनका, उसके बाद बांग्लादेश में भी इनका प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ भी रिव्यू हो रहा है। तो बांग्लादेश में तो आपको पता है ना, मतलब एक तरह से यूएस का ही रूल चल रहा है वहाँ पे, तो वो प्रॉब्लम है। यूएस क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? रसिया के कारण क्रिएट कर रहा है। देखिए रसिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ ना, तो यूएस और यूरोप को लगा कि अच्छा मौका है रसिया को बिल्कुल डाउन एंड आउट कर दिया जाए, इकोनॉमी को बिल्कुल बर्बाद कर दिया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि रसिया मोस्टली ना कैसे अपना इकोनॉमी चलाता है, क्रूड ऑयल है, उसके बाद नेचुरल गैस है।
तो यूरोप ने तो बंद कर दिया, ठीक है, लेकिन चाइना और इंडिया लगातार खरीदते रहे। चाइना पे तो यूएस का ज़्यादा कंट्रोल है नहीं, और चाइना से तो ऐसे भी उसका ही प्रॉब्लम चल रहा है यूएस का बहुत ज़्यादा। इंडिया को सोचा था यूएस ने कि किसी तरह से बंद कर दिया जाए, कि एटलीस्ट इंडिया रसिया से ऑयल ना खरीदे, जिसके कारण रसिया का इकोनॉमी जो है कोलैप्स कर जाएगा, तो उसके बाद पुतिन को हटाना काफ़ी आसान हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया। इंडिया ने ऑफकोर्स यूएस का बात नहीं माना, और अब जबकि यूएस गवर्नमेंट चेंज होने जा रहा है तो ऑफ कोर्स देखिए, पहले था कि शायद कंटिन्यू करे, तो इंडिया को देखिए शुरू से ही प्रॉब्लम हो रहा है, अंदर ही अंदर बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं यूएस के कारण, ठीक है, बाहर नहीं आ रहा हो लेकिन अंदर ही अंदर छोटे छोटे इश्यूज़ हो रहे हैं, और अब तो ये खुलकर आ गया है, ठीक है। तो अभी ऑल दोस अबाउट 2 मंथ्स भी अब नहीं है इस करेंट गवर्नमेंट के पास, लेकिन अभी आप देखिए कुछ और प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्योंकि उनका मिशन था रसिया को बिल्कुल ख़त्म कर देना, ये अच्छा मौका था उनके पास, वो कर नहीं पाए। अब ट्रम्प आने वाले हैं, ट्रम्प का रसिया के साथ मोस्टली टर्म्स ठीक ठाक है, तो इन चक्करों में नहीं पड़ेंगे, मोस्टली वॉर को बंद करा देंगे, मोस्टली वो ट्राई करेंगे एटलीस्ट बंद कराने का। तो ऑफकोर्स जो भी वो चाहते थे ये लोग नहीं कर पाए, तो उसका एक रीज़न ऑफकोर्स इंडिया को भी माना जाएगा ना रिस्पॉन्सिबल। तो इंडिया से तो ऑफकोर्स वो वसूल करेंगे, भाई तुम्हारे कारण तुम भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार हो, तो उसका पनिशमेंट तुम्हें मिलेगा। यूएस तो बिग बॉस है वर्ल्ड का, सबसे पावरफुल कंट्री है, तो ऑफकोर्स अगर किसी से बदला लेना चाहे तो ले सकता है। तो डायरेक्टली तो नहीं लेना चाहेगा यूएस। चाइना के साथ उसका ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो चाइना को काउंटर करने के लिए उसको इंडिया का भी हेल्प चाहिए। तो खुलेआम तरीके से तो ऑफकोर्स इंडिया से वो प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन इनडायरेक्टली या फिर धीरे धीरे कोशिश जरूर करेगा कि इंडिया को जितना ज़्यादा प्रॉब्लम दे सके। बट मोस्टली 2 मंथ्स की बात है, उसके बाद चीज़ें मोस्टली देखते हैं क्या होता है, चीज़ें संभल जानी चाहिए। देखिए डीप स्टेट क्या होता है, आप लोग का क्वेरी आया था ना, डीप स्टेट का मतलब ये हो, जैसे यूएस से ही ये आता है, तो यूएस में जो सीक्रेट सर्विसेज है ना, सीआईए, बहुत पावरफुल होता है, उनका बहुत ज़्यादा पैसा है और बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। पूरे वर्ल्ड लीडर्स के बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, यूएस के भी जो लीडर्स हैं उनके भी सीक्रेट्स उनके पास हैं, क्योंकि उनका प्रेजेंस ऑलमोस्ट सभी जगह है, उनका काम ही है, सीक्रेट एजेंसी है ना, और सबसे पावरफुल है, सबसे ज़्यादा पैसा है, सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज है, और यूएस सबसे पावरफुल है, तो जहाँ जाता है वहाँ पे उनका वो प्रेजेंस अपना बना सकते हैं, जो डिटेल चाहे निकाल लेते हैं। तो इसको ही बोलते हैं। तो यूएस में जो पावरफुल लोग हैं, मतलब एजेंसी से रिलेटेड या फिर दूसरे जो रईस लोग हैं, बिजनेसमैन, ये सब जो कि गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, लेकिन उनके पास बहुत ज़्यादा पावर है, क्योंकि काफ़ी हद तक ना उनका और ये जो सीक्रेट एजेंसीज़ के कुछ लोग, देखिए सारे लोग तो नहीं होते, बहुत लोग तो देश का मतलब देशभक्त होते हैं, तो यूएस में भी ऐसा ही कुछ लोग, मतलब जो भी स्पाई एजेंसीज है उसके कुछ लोग ही इनके साथ मिले होंगे। तो कुछ लोग भी अगर मिल जाते हैं तो पूरा सीक्रेट अगर बाहर आ जाता है। जैसे इंडिया में ना, इंडिया का अगर मान लीजिए कि जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका अगर कोई सीक्रेट उनके पास होता, तो ऑफ कोर्स वो बोलते हैं कि देखो मैं बोल रहा हूँ कि भाई रसिया के साथ तुम अपना डीलिंग बंद करो, नहीं तो ये सीक्रेट मैं आउट कर दूंगा, तो तुम्हारा पॉलिटिकल करियर ही खत्म हो जाएगा। ऐसे एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूँ। तो शायद उनके पास ऐसा कुछ है नहीं, तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने उनका बात नहीं माना। और उसी तरह से वर्ल्ड वाइड उनका चलता है, सिर्फ इंडिया नहीं, वर्ल्ड वाइड ऐसा है। तो इंडिया ने पंगा लिया है तो ऑफकोर्स थोड़ा तो पनिशमेंट मिलेगा ही, वही चल रहा है। आने वाले समय में 2 महीने है, लेकिन हो सकता है कुछ और भी आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि चिड़ बहुत ज़्यादा है। तो डीप स्टेट यही है, बहुत पावरफुल लोग हैं यहाँ पे, मतलब यूएस का प्रेसिडेंट भी अगर चाहे तो इन्हें पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकता है। इसलिए ट्रंप ने ना कई बार बोला भी है कि मैं आऊँगा तो डीप स्टेट को ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि ट्रंप डीप स्टेट की बातें मानते नहीं है। डीप स्टेट को चाहिए कि भाई मैं इलेक्शन तो नहीं लड़ूंगा, मुझे वोट के चक्कर में नहीं पड़ना, लेकिन मैं जो चाहूँ वही होगा, ठीक है। उनका ये बोलना है कि मैं जो बोलूँगा तुम्हें वो मानना पड़ेगा, अगर नहीं मानोगे तो तुम्हें उसका कीमत चुकाना पड़ेगा। सिंपल टर्म्स में यही है। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।